युवा साथियों से आग्रह है कि वो भी जैसे यहाँ पर आए हो। ये प्रयास रहा है, जब कोई भी बजट पेश होता है उसकी चर्चा दिल्ली में होती है, दिल्ली के बाद जम्मू के प्रदेश कार्यालय में की जाती है, उसके बाद इन सारी चीज़ों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, चर्चा की जाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है। तो आज इसी कार्यक्रम को लेकर हम सब लोग स्वागत एवं भाषण के लिए अपने जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और आप सब यहाँ पर पहुंचे। मेरे साथ हमारे पूर्व में विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे मेरे भाई राजीव सिसोदिया जी, और इस बहुत महत्वपूर्ण बजट पे चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के लिए, आज के इस मुख्य कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि उधमपुर से आए हैं पवन गुप्ता जी एमओएस। मैं अपनी तरफ से आदरणीय पवन गुप्ता जी का बहुत बहुत कीमती समय निकालकर हम सभी को बजट पर अपना मार्गदर्शन देने के लिए पहुंचे, और हमारे प्रदेश के इस कार्यक्रम के कन्वीनर भी हमारे इस कार्यक्रम में आए अजय शर्मा जी मेरे मित्र भी हैं। हम सबसे बजट पे चल सवालों का जवाब भी आदरणीय अजय जी देंगे, उनके साथ कमल हम सबको संबोधित करने के लिए पहुंचे। मैं एक बार भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे जिला मुख्यालय में पहुंचे, और उनके साथ ललित अग्रवाल जी, हम सब इनसे परिचित हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी मैं देख रहा हूँ, मैं रामकिशन सर और भी बड़े जाने माने चेहरे के सौरभ जी, सुदीक्षण जी और बाकी यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथी यहाँ पर जो पहुंचे, मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बुलाने पर हमारे कार्यालय में पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बजट पे चर्चा पर आप सबको यहाँ पर बुलाया, तो जिस प्रकार मेरे छोटे भाई राजेश मेहता जी बता रहे थे कि बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार का जो बजट है वो बहुत बेहतरीन बजट साबित हो रहा है। और अपोजिशन के लोग भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो बाकियों से बहुत पहले से बहुत 47 को 100 साल होने जा रहे हैं भारतवर्ष के, उस और देखते हुए इस साल का जो बजट है वो बना है। तो कहीं ना कहीं मैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट इस देश के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए रखा, हम सब उसके बारे में हम लोगों को जरूर जानना चाहिए। और पिछले बजट से ये बजट जो है वो किस, ये जरूर हम सबके सामने रखेंगे। एक बार फिर से मैं जिला मुख्यालय में हम आभार व्यक्त करता हूँ, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ मुख्यालय में पहुंचे हैं, बहुत बहुत आभार। मैं राजेश जी से कहूंगा कि आगे की जो कार्रवाई है उसको हम लोग संपन्न करें। इससे पहले हम इस दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलित। भारत माता की, भारत माता की। आज जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, उस सबका, उस दृश्य को, उस स्कीम्स को सबको दिशा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जो कि मथुरा हैदराबाद है, वो एक नारा उनके नाम से भी हो जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। करना चाहूंगा पूर्व विधायक और पूर्व में मंत्री उधमपुर से श्रीमान पवन गुप्ता जी से कि मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। राजेश मेहता जी मंच का जो संचालन कर रहे हैं, मेरे साथ इस सभागार में उपस्थित मेरे असेंबली में साथी रहे, मेरे छोटे भाई, मेरे परम स्नेही श्री राजीव सिसोदिया जी, इसी के साथ में ही मेरे छोटे भाई श्री गोपाल जी डिस्ट्रिक्ट प्रधान, जहाँ के डीडीसी के चेयरमैन हमारे परम पूजनीय स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है।
मैं अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले उनको शत नमन करता हूँ, जो कि हमारे विचारक, प्रेरक और हर प्रकार का जो जनसंघ से लेकर बीजेपी के अंदर में आज जितनी विचारधारा है उसके केंद्र में हमारे उन्हीं का एक दर्शन था, जीवन दर्शन था, इसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। जो पेश किया गया 23-24 का जो बजट है, ये जब हमने अमृत काल में प्रवेश किया तो ये उसका पहला बजट है और हमने संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर में जो अगले 25 साल है ये अमृत काल के, इसके अंदर में भारत जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के अंदर में एक ऐसा स्थान प्राप्त करे कि जिसको हम कह सकते हैं कि विश्व के ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में एक बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थान प्राप्त करे। आदरणीय मैडम निर्मला सीतारमण जी ने रखा तो उन्होंने कहा कि ये अमृत काल का एक फाउंडेशनल बजट है। इस बजट के अंदर में इसी बजट को देखते हैं एक इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, उसके अंदर में देश की जीडीपी की दर, सकल घरेलू उत्पाद की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है और हम उसका कंपैरिजन जब अपनी मेजर ग्लोबल इकोनॉमी के साथ करते हैं तो फिर हमारे को पता लगता है कि हमारा देश प्रगति के पथ पर किस तेजी से बढ़ रहा है। मित्रों, ये जानकर आपको खुशी होगी कि भारत ने जो चालू वित्तीय वर्ष है 22-23 के अंदर में 7% से ऊपर की ग्रोथ रजिस्टर की है, जो कि दुनिया में जितनी भी हमारी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज है, मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज है, वो सबसे ज्यादा तेज है। और इस साल में भी हमने इसको 6.7% पे रखने का फैसला किया है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों ने ये माना है कि ये 6% से ऊपर रहेगी और जो हमारी RBI की जो रिपोर्ट परसों आई है उसमें भी उन्होंने आंकलन 6 से ऊपर रखा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये विकास दर दुनिया में सबसे अधिक है। अभी जो थोड़ी सी गिरावट को हम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 7% से 6.7% पे आएगा, इसमें एक फोरकास्ट की गई है कि आने वाले टाइम के अंदर में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगी, रिसेशन का पीरियड आएगा, महामंदी का दौर आएगा। उसके बावजूद भी हमने 6.7% पे इसको रखा है और इस बार में 7% से ऊपर अचीव कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देखेंगे 1.5% से ग्रो करेंगे। अगर आप यूके की अर्थव्यवस्था को देखेंगे वो डिप हो गई है, माइनस में ये अर्थव्यवस्था रहेगी। इसका मतलब ये है सिर्फ एक चाइना है जिसकी की फिगर्स के ऊपर में पूरा वर्ल्ड भरोसा नहीं करता है, लगभग शायद 5% के करीब वो अपना दिखा रहा है। 5% अचीव करेगा, 4 करेगा, 4.5 करेगा, ये वही उसकी फाइनल फिगर्स आएंगे। जिसके ऊपर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को फंडामेंटल उसमें कि आपकी जीडीपी का क्या है और आप दूसरी ग्लोबल आपने जो जीडीपी लाई का फिस्कल प्रूडेंस है या नहीं है। फिस्कल क्या आप अंधाधुंध बोरिंग करके आप पैसे को खर्च कर रहे हो और कंट्री के ऊपर में कर रहे हो। तो मैं आपको ये मित्रों बताना चाहता हूं, कोविड के टाइम पे 9.3% हमारा 6.4% पे वो रहने का अनुमान है इसका प्रतिशत, which clearly shows that this government is in a borrowing which will lead a country just like। तीसरा पैरामीटर इसका यह है कि आपके पास में ये आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, आपने फॉरेन रिजर्व्स कितनी देर के हैं। आज आप अगर पाकिस्तान में देखेंगे 15 दिन का उनके पास में फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। IMF के आगे छूटा लेके खड़े हैं और वी हैव गॉट सफिशिएंट फॉरेन रिजर्व। हमारे पास में जो है वो सफिशिएंट रिजर्व्स हैं
जिसको कि हम कह सकते हैं कि 9 महीने तक हमारे को हमारे फुली इंपोर्ट्स को फाइनेंस वो कर सकते हैं। इसके अलावा इस बजट में और क्या खास है, इस बजट में जो है ये आप अगर देखेंगे तो आपको ये इसका जो यूनिक फीचर है, इसमें मेरे से पहले उन्होंने कहा कि ये सप्तऋषि के एक नाम दिया गया, प्रायोरिटी फिक्स की गई। उसमें पहली प्रायोरिटी थी कि हमारी डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगी, हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेंगे, रीचिंग द लास्ट माइल। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा मेन थ्रस्ट होगा। अनलिशिंग द पोटेंशियल, हम यूथ का, किसान के पोटेंशियल को पूरी यूटिलाइज करेंगे। और जो हमारी ग्राउंड होगी वो ग्रीन ग्राउंड होगी। अभी तक कंट्री के अंदर में जितने सालों से ग्राउंड चल रही है, इट हैज बीन इन्फेक्टेड विद द कार्बन प्रिंट। किसी ने इस टाइप पे ध्यान नहीं दिया। अभी आदरणीय मोदी जी ने डिसाइड किया कि 2070 तक 2070 ललित जी, राजेश मेहता जी एंड प्रेम डोगरा जी और बाकी सारे कठुआ के सिटीजन्स, स्पेशली मेरे प्रोफेसर जिन्होंने मेरे को पढ़ाया हुआ है, रामकिशन जी और राममूर्ति जी। आई थिंक ऐसी बजट पे चर्चा नॉर्मली मेट्रो सिटीज में या स्टेट कैपिटल्स में ही हुआ करती थी। जब भी बजट आता था उसके बाद ये चर्चा चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद और अहमदाबाद में हुआ करती थी। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ऐसी चर्चा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल और आई कंग्रेचुलेट ऑल द बीजेपी टीम कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन लोगों को इन्वाइट कर रहे थे। सो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज द राइट स्टेप फॉरवर्ड, और ये स्टेप जो है वो देश को नई दिशा भी देगा और गति भी देगा। इस बजट में बजट की चर्चा के लिए जो है कोई एक दिन या 1 घंटा काफी नहीं है। दिस बजट कैन बी डिस्कस्ड फॉर अराउंड 10 डेज एंड इसमें इतना कुछ है। पर ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बजट को इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, जिसके लिए जो है वो आज हमें यहाँ पे आपको आने का आग्रह भी किया और बीजेपी को जरूरत पड़ी। बिकॉज वही टाइम है जैसे कुछ लोग 1983 के वर्ल्ड कप को याद करते हैं कि भारत की जो है वो क्रिकेट, जब किसी को भरोसा ही नहीं था कि भारत कभी जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लेके आ सकता, 1983 में सडनली एक जो है कारनामा कर दिया। ये 2022 और 2023 का बजट भी जो है अलग है। और अमृत काल का टाइम जब बोलते हैं तो आई थिंक एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है, स्पिरिचुअल होता है। शायद हम भी जो है वो 2022 में उस टाइम पे एंटर किए हैं जिसको अमृत काल बोला गया है, जो 2047 तक चलने वाला है। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है अपनी स्लाइड पे लेकर के जाऊंगा कि एक टाइम जो है वो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपने बचपन में वो डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। सो आई थिंक ये कोई जिन्होंने ये बजट बनाया है शायद उनको ये फीलिंग रही होगी भारत कभी सोने की चिड़िया था तो उस टाइम था क्या बेसिकली। और जिन लोगों ने ये बजट बनाया है, अगर वो लोग वो हैं जो कि जिन्होंने 20 साल से कोई छुट्टी नहीं ली, 20 साल से जो है वो 24 आवर काम किया है, जो कि देश को टोटली डेडिकेटेड है, तो उनके बजट में जो है ना तो कोई शंका हो सकती है। उसको अगर पर्दे उतार के देखा जाए तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब भारत सोने की चिड़िया था तो उस टाइम जो है इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर था। हम लोग मसाले, हम लोग फैब्रिक और बहुत सारी चीजें जो है वो विदेशों में देते थे और उनसे सोना लेते थे। और वही टाइम था जब हमारे जो है वो सिक्के भी सोने के हुआ करते थे। सो दैट मीन्स ये बजट जो है उसी दिशा में लेकर के जाने का काम कर रहा है। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो ये स्लाइड जो है वो 1500 से लेकर के 2008 तक का डाटा है। ये तो उस टाइम भारत जो है वो 34% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, वाई अंग्रेज आए, सबने हमें गुलाम रखा, तो क्या हुआ, देश की जो है वो स्थिति जो है नीचे आते 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 उस लेवल पे आ गई, जो है हमारा कंपैरिजन होना शुरू हो गया। और चाइना, जापान, एक प्लेयर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है तो उसका कंपैरिजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है, और जब वो रणजी में खेलता है तो रणजी लेवल पे ही होता है। लेकिन जब किसी का कंपैरिजन जो है वो रिकी पॉन्टिंग के साथ होना शुरू हो जाए, विवियन रिचर्ड के साथ होना शुरू हो जाए, दैट मीन उस प्लेयर में कुछ कैपेबिलिटी है। तो सबसे बड़ी एडवांटेज जो है, सबसे बड़ी एडवांटेज बजट की है कि आपकी तुलना जो है वो आज की डेट में देश की टॉप 4 या 5 इकोनॉमी से हो रही है। तो आई थिंक दैट इज द अचीवमेंट ऑफ दिस बजट कि हमारा कंपैरिजन से देखिए, जिस हिसाब से ये जो 23-24 का जो बजट पेश इस सरकार ने किया है,
और सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस पे चर्चा हर गांव, हर मोहल्ला, हर गली में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो। और चर्चा तभी की जा सकती है जब व्हेन यू हैव समथिंग इन योर बास्केट। और बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक बजट, बहुत ही पीपल फ्रेंडली, फ्यूचरिस्टिक और हिस्टोरिक बजट पेश करने का प्रयास इस सरकार ने किया है। और लगता है कि जब हम आज़ादी का अपना 100वां पर्व मना रहे होंगे तो उसी संदर्भ को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये बजट है। और आज की इस बजट की चर्चा पे हिस्सा लेने हमारे पूर्व में फाइनेंस मिनिस्टर पवन जी, अजय सीए जी, कमल जी जो एक ऑथर भी हैं और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, ऐसे सब साथियों को यहाँ आमंत्रित किया। और कठुआ शहर के बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट लोग, बहुत सारे डिग्नेटरीज, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सबको इन्विटेशन दिया गया है ताकि ये बजट डाउन द लाइन पहुंचे और लोगों को इस बजट के बारे में पता लगे और इसका लाभ लेने का। जम्मू कश्मीर के लिए कितना बेहतर है? देखिए, जम्मू कश्मीर में इस बजट में बहुत बड़ा थ्रस्ट टूरिज़्म पे है। और जम्मू हो या लद्दाख हो, ये टूरिज़्म का, जब टूरिज़्म की बात होती है तो हमारी एक जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को टैप करने की बात इस सरकार ने इसमें कही है। और जहाँ तक जो कैपिटल आउटले की बात है, जो 35,581 करोड़ रुपए का जो हमारा इस बजट में प्रावधान रखा गया है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसमें से 33 करोड़ 923 वो तो सरकार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये बजट है। तो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम। हमेशा सरकार इस बजट को लेकर, इस रियासत को लेकर हमेशा चिंता में रहती है और विशेष ध्यान रखती है।